जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है हिस्ट्री की क्लास में। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे मौर्य काल की, और मौर्य काल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि मौर्य प्रशासन की स्थापना किस प्रकार से हुई और इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, सिकंदर, सेल्यूकस वगैरह, ये सब कुछ आप लोगों ने देखा था। आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की। तो मौर्य काल के अंदर हम लोग बात कर सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की, चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक उपलब्धियों की और चंद्रगुप्त मौर्य के सामाजिक और आर्थिक जीवन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौर्य प्रशासन के अंदर, मौर्य वंश के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक उपलब्धियों की। चंद्रगुप्त मौर्य की बात की थी हमने, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व के अंदर। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक गणानंद को पराजित करके मगध पर, पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार किया। और आज अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सामाजिक जीवन की। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल के प्रारंभिक वर्षों के अंदर सबसे पहले नंद वंश का पतन किया, नंद वंश को समाप्त किया। इसके बाद में इन्होंने ईसा पूर्व 305 के अंदर, 305 ईसा पूर्व के अंदर सेल्यूकस को पराजित किया। सेल्यूकस को पराजित किया। सेल्यूकस जो सिकंदर का सेनापति था, और ईसा पूर्व 305 के अंदर सेल्यूकस जब मगध पर आक्रमण करता है तो मगध का सम्राट होता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में 305 ईसा पूर्व के अंदर युद्ध हुआ, और इस युद्ध के अंदर सेल्यूकस पराजित हो जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हो जाती है। अब इन दोनों के मध्य जो शांति संधि हुई, इस संधि की कुछ शर्तें इस प्रकार की थी। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में शांति संधि की कुछ शर्तें, पहली शर्त यह थी कि सेल्यूकस के जो 4 प्रांत थे, हेरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान, हेरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान, ये जो 4 प्रांत थे जो सेल्यूकस के पास में थे, इसको चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए गए, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। इसके बाद में सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। तीसरी शांति संधि की शर्त यह थी, चंद्रगुप्त ने अपने ससुर सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट स्वरूप दिए। चौथी शर्त यह थी कि सेल्यूकस ने मेगस्तनीच नामक राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में रखा। यह कुछ 4 शर्तें थी, और इसी शर्तों के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में आपस में
शांति संधि हो जाती है और इसके बाद में लगभग संपूर्ण भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था जिसने उत्तर पश्चिम भारत के अंदर अपनी एक राजनीतिक सीमा निर्धारित की और यह सीमा थी हिंदू कुश पर्वतमाला। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के पास में जो हिंदू कुश पर्वतमाला है, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सीमा की राज्य की सीमा निर्धारित की थी। इसके बाद में हम लोग बात कर सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास में सेना में तकरीबन 6 लाख सैनिक थे और इसी प्रकार एक इतिहासकार है जिसका नाम है जस्टिन एक यूनानी इतिहासकार है और इन्होंने कहा था कि चंद्रगुप्त के पास में 6 लाख सेना थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद डाला, अर्थात संपूर्ण भारत को जीत लिया था। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य का जो विस्तार था कुछ इस प्रकार से था कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर के पूर्व में बंगाल तक, उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर के बंगाल तक इसका साम्राज्य का विस्तार था और इसके बाद में आपके उत्तर में कश्मीर से लेकर कश्मीर से लेकर के दक्षिण में ये कर्नाटक तक जो है मैसूर तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य का विस्तार था। तो लगभग ही इसका संपूर्ण भारत में साम्राज्य का विस्तार हो चुका था चंद्रगुप्त मौर्य का। और इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, काठियावाड़ इत्यादि क्षेत्रों को जीता और उसके ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अब हम आगे बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे जिसका नाम था पुष्यगुप्त वेशी। चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे जिनका नाम था पुष्यगुप्त वेशी और इन्होंने गुजरात के जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वेश्य ने गुजरात के जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और इसी सुदर्शन झील का जो है इसको पूरा सम्राट अशोक के गवर्नर तुसाब ने इसको पूरा करवाया था। इसके बाद में शक शासक रुद्रदमन के गवर्नर रुद्रदमन के गवर्नर सुविशाख ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। और इसके बाद में गुप्त शासक स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ये तीनों अलग चीज हो सकती है अलग अलग काल के अंदर, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि गुजरात के अंदर जो जूनागढ़ है वहाँ पर सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था वो चंद्रगुप्त के मौर्य के काल में उनके गवर्नर पुष्यगुप्त वेश्य ने करवाया था। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंदर और कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई और उन्होंने जीवन में अपने अंतिम क्षणों में क्या और कैसे अपना कार्य किया था। तो हम देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम क्षणों के अंदर जो है आपके पहले तो ये देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक मैसूर को जीता, यानी कि दक्षिणी भारत को जीता। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत को जीता, इसकी जानकारी हमको मिलती है। 2 ग्रंथ हैं, अहनानुरु मूर्नानुरु। अहनानुरु और मूर्नानुरु ये 2 ग्रंथ हैं
अहनानूरू मुर्नानूरू वो ग्रंथ हैं जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत जीतने के बारे में हम लोगों को जानकारी देते हैं। इसके बाद में हम बात कर सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंदर जो अंतिम समय में उन्होंने एक शिक्षा प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम क्षणों में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। हुआ क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 290 ईसा पूर्व के आसपास जो है अकाल पड़ गया था, और अकाल पड़ जाने के कारण 300 के आसपास अकाल पड़ गया था, और अकाल पड़ जाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया। और जैन धर्म ग्रहण करके एक जैन धर्म के जो श्वेतांबर शाखा के अनुयायी हैं जिनका नाम है भद्रबाहु, जैन धर्म के एक तीर्थंकर थे जिनका नाम था भद्रबाहु। और भद्रबाहु जो आपके दिगंबर शाखा, श्वेतांबर नहीं दिगंबर शाखा के अनुयायी थे। और इन्हीं भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त को जैन धर्म की शिक्षा दी, और जैन धर्म ग्रहण करके चंद्रगुप्त जो है आपके दक्षिण भारत के अंदर मैसूर कर्नाटक चले जाते हैं। और मैसूर के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में जाकर के वहाँ पर जैन धर्म का पालन किया। और जैन धर्म की एक पद्धति है जिसका नाम है सल्लेखना विधि जो होती है भूखा और प्यासा रह करके अपने जीवन का त्याग करना, यानी कि उपवास पद्धति इसको कहते हैं। उपवास करके एकासना करके भूखा रह करके अपने मृत्यु को प्राप्त होना सल्लेखना विधि कहलाती है। और इसी सल्लेखना विधि के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में अपने जीवन को त्याग दिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम क्षणों में जैन धर्म को ग्रहण किया, और उनको जैन धर्म की शिक्षा देने वाले जो थे जिनका नाम था भद्रबाहु, और भद्रबाहु उनको दक्षिण भारत ले गया। और मैसूर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला स्थान पर 298 ईसा पूर्व में सल्लेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों को त्याग दिया। और इसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का यह इतिहास समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।